सो आज का जो टॉपिक है वो है एड्रिनल ग्लैंड एंड यूरेटर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड और यूरेटर एंड यूरेटर की ब्लड सप्लाई। यूरेटर, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने किडनी पूरा डिस्कस कर लिया था, ब्लड सप्लाई भी किडनी की डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हमारे पास चीज़ है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? ये हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के फिर हमारे पास आते हैं तीन रीजन, जिसको हम कहते हैं, तीन लेयर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद आता है जोना फेसिकुलेटा, फिर आता है जोना रेटिकुलरिस। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हमारे पास कितने रीजन है? तीन रीजन है, जिसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये तीन रीजन जो होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ये तीन रीजन्स क्या करते हैं? हमारे पास हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के। एक जिसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक जिसको हम क्या कहते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसके अंदर हर वो, है ना, हार्मोन रिलीज, हर वो हार्मोन आ जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स को, है ना, वो चेक करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को चेक करता है। लाइक सोडियम की कंसंट्रेशन को चेक करे, ठीक है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन को चेक करे। ठीक हो गया। अब इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हार्मोन कौन सा है? बेसिकली तो इसके अंदर 6-7 हार्मोन आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर, लेकिन जो एक फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है एल्डोस्टेरोन। जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है? एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है? ये हमारे पास सोडियम और पोटेशियम का चेक एंड बैलेंस रखता है। ये हमारे पास क्या करता है? सोडियम एंड पोटेशियम का चेक एंड बैलेंस रखता है कि अगर बॉडी के अंदर हमारे पास, है ना, वो सोडियम की कमी हो जाती है तो ये हमारे पास क्या करता है? सोडियम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, एब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देता है। साथ साथ में ये चीज़ याद रख लेना कि अगर बॉडी के अंदर, है ना, सोडियम की कमी हो रही है तो फिर क्या होगा कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, तो जब भी इस दिमाग में कोई चीज़ आ जाए कि हाइपरटेंशन क्रिएट हो रही है, तो सॉरी, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराना है, तो आपका सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, साथ में पोटेशियम जो है वो क्या होगा? एक्सक्रीट होगा। अब पोटेशियम जो है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेही है। अगर पोटेशियम हमारे पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हाइपरपोलराइजेशन का सबसे खतरनाक इफेक्ट किसके ऊपर जाता है? इसका खतरनाक इफेक्ट जाता है हार्ट के ऊपर, और ये हार्ट अटैक कराने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या चीज़? हाइपरपोलराइजेशन। तो किताब कहती है, गाइटन वगैरह, कि एल्डोस्टेरोन, नॉर्मली तो हम बच्चों को ये पता होता है, मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को, कि भाई ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर फॉर पोटेशियम कंसंट्रेशन। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर फॉर पोटेशियम कंसंट्रेशन, कि वो पोटेशियम का अमाउंट भी चेक एंड बैलेंस रखता है कि अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वो क्या करेगा? सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, साथ साथ में पोटेशियम को एक्सक्रीट कराएगा। लेकिन अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमारे पास, है ना, कम हो रही है तो वो क्या करेगा कि, है ना, सोडियम की एक्सक्रीशन, खुद इसकी एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, ताकि हमारे पास क्या हो कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए और सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए। तो एल्डोस्टेरोन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है जो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करता है वो है ग्लूकोस्टेरॉइड्स। वो हमारे पास क्या है? ग्लूकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये क्या करता है ग्लूकोस्टेरॉइड? इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ कराएगा जिससे हमारे पास क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे हमारे पास क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये आप कह लो, इट इज़ एन एंटागोनिस्ट फॉर इंसुलिन। इट इज़ एन एंटागोनिस्ट फॉर इंसुलिन। ठीक है, इसके जो फंक्शन जो है वो तो डिटेल फिजियो में पड़ जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी समझ में आने वाली बात, कि ग्लूकोस्टेरॉइड से क्या मराद है कि वो ऐसा हार्मोन होगा जो कि हमारे पास बॉडी को क्या करेगा? बॉडी को बोलेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड को यूटिलाइज़ करो फॉर एनर्जी, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो आपका क्या होगा? वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि ब्लड ग्लूकोज जो होता है, ब्लड ग्लूकोज, वो मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होता है बाय द ब्रेन सेल्स। ठीक है, बॉडी के अंदर अगर आपके पास ग्लूकोज की कमी हो रही होगी तो कोई मसला नहीं है,
जाएंगे, फैटी एसिड्स उसका रिप्लेसमेंट आ जाएंगे, प्रोटीन जो होते हैं उसके रिप्लेसमेंट आ जाएंगे। लेकिन ब्रेन ऐसा वाहिद ऑर्गन है जो कि ग्लूकोज के अलावा किसी से अपनी न्यूट्रिशन पूरी नहीं करता। तो हमारे पास ब्रेन को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज स्टीरॉइड्स रिलीज़ करा रहे होते हैं। अब ग्लूकोज स्टीरॉइड्स के अंदर भी 5-6 कैटेगरीज आ जाती हैं हार्मोन्स की, लेकिन फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास कॉर्टिसोल। फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के बहुत सारे फंक्शन हैं कि ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, ये हमारे पास क्या करता है कि ना ये ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ करा देता है, बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स की यूटिलाइजेशन करा देता है, हमारे पास प्रोटीन्स की जो होती है वो डेवलपमेंट मतलब प्रोटीन्स की डेवलपमेंट कराता है, अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करा देता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, वो हम बाद में फिजियो में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। ये हमारे पास है ना मेल सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज़ होता है। ठीक है, एंड्रोजन जो है वो मेल और फीमेल में दोनों में रिलीज़ होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाता है मेल के, लेकिन अगर फीमेल में ये ज़्यादा है ना रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो उनके ऊपर भी जो है वो सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला जो है वो हमारे पास क्या रिलीज़ कराता है, वो हमारे पास कैटिकोल अमाइंस रिलीज़ कराता है। कैटिकोल अमाइंस क्या है, ये हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स है। ये क्या है, ये हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन है, यानी कि ये हमारे पास ऐसी चीज़ होती है। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि जो है ना न्यूरॉन्स रिलीज़ कराएं, न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज़ कराएं वो एक्ट करें एज एन हार्मोन। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है कि अगर न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो एक्ट कर जाए एज हार्मोन्स, तो हमारे पास क्या होता है कि कैटिकोल अमाइंस यानी कि एपिनेफ्रिन और है ना नॉर एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनलिन कहते हैं। ठीक है, और एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन, ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज़ होते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक जो इनको सप्लाई होती है, अब वो सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है स्प्लेनिक नर्व्स के थ्रू होती है, और वो फिर इनको डायरेक्ट जब एड्रिनल ग्लैंड को मिलती है तो वो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक होती है। ठीक है, वो ये याद रख लेना कि जब हमें पता है कि भाई है ना क्या कहते हैं स्प्लेनिक नर्व्स आती हैं, उसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, फिर वो है ना क्या कहते हैं प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन में जाके साइनैप्स होते हैं। लेकिन जो नर्व सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करी होगी वो प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन में जाके भी साइनैप्स नहीं करेगी। इसको दोबारा सुने कि जो नर्व सप्लाई हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही होगी, यानी कि जो फाइबर होगा जो स्प्लेनिक नर्व्स के अंदर होगा जो कि एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करेगा, वो हमारे पास प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन में भी साइनैप्स नहीं करेगी। उसका फाइबर डायरेक्ट हमारे पास कहाँ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या होता है हमारे पास है ना वहाँ पे छोटा सा पोस्ट गैंग्लियोनिक है ना पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर होगा, और वहाँ से फिर हमारे पास है ना ये एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन की सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसकी जो तस्वीर है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये तस्वीर है इसकी एड्रिनल ग्लैंड की, कि एड्रिनल ग्लैंड का ये आउटर रीजन कॉर्टेक्स है, इनर रीजन मेडुला है। आउटर रीजन जो है वो फिर हमारे पास 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड हुआ हुआ, एक ग्लोमेरुलसा, एक फेसिकुलेटा और एक रेटिकुलरिस। इनसाइड पे क्या है हमारे पास मेडुला है, और मेडुला की सिक्रीशंस मैंने आपको बता दी। ठीक हो गया। अब जो एड्रिनल ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की जो हमारे पास क्या है ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास, एक सेकेंड मैंने ड्रॉ की भी मैंने सोचा था इसमें से जो मैंने डाउनलोड भी की थी, खैर मैं इसी में से बता देता हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई वो कहाँ से आती है, कि सबसे पहले इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो कि हमारे पास एओर्टा से अराइज होती हैं, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो कि हमारे पास एओर्टा से अराइज होती हैं, जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती है, उसकी एक ब्रांच, उसकी कुछ ब्रांचेस 2 या 3 ब्रांचेस, जैसे मैंने एक बनाई हुई है, जबकि 2 या 3 ब्रांचेस होती हैं जो कि क्या करती हैं अपेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। आपको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड कैसा लग रहा है, पिरामिड लाइक का शेप लग रहा है, तो इसकी अपेक्स होगी। अपेक्स को हमारे पास 2 या 3 सुपीरियर है ना सुप्रा रीनल आर्टरी कह लो, ठीक है, वो हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से आती है। उसके बाद जो मिडिल वाली जो ब्रांच है वो हमारे पास डायरेक्टली एओर्टा से आती है, वो हमारे पास कहाँ से आती है, डायरेक्टली एओर्टा से आती है, मिडिल सुप्रा रीनल आर्टरी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि जो इन्फीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो है, इन्फीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो कि उसकी बेस को सप्लाई कर रही होती है, वो कहाँ से आती है, वो हमारे पास रीनल आर्टरी से आती है, वो हमारे पास कहाँ से आती है, रीनल
आर्टरी से आती है, ये रीनल आर्टरी, इससे हमारे पास ये ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये हमने है ना एड्रिनल ग्लैंड देख लिया। उसके बाद जो एक टॉपिक छोटा सा किडनी से रिलेटेड रह गया वो है यूरेटर। वो क्या है? यूरेटर। यूरेटर एक हमारे पास मस्कुलर ट्यूब है, याद रख लेना। यूरेटर हमारे पास क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जिसकी लेंथ वगैरह जो है वो रट्टा लगा लेना, ठीक है। अब ये हमारे पास किडनी से हाइलम से निकलती है और सीधा ब्लैडर में जाती है, ठीक हो गया। ये रेट्रोपेरिटोनियली हमारे पास कोर्स जो है वो कवर अप करती है। रेट्रोपेरिटोनियली क्या करती है? कोर्स हमारे पास लेती है और ब्लैडर में जाके एंड होती है। अब ये अपने पूरे कोर्स में 3 कंस्ट्रिक्शन देती है। अपने पूरे कोर्स में जैसे आप ये देख सकते हो, ये अपना पूरा कोर्स है, इसमें ये हमारे पास 3 कंस्ट्रिक्शन देती है। एक कंस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ये कैसा जंक्शन है? ये वो जंक्शन है जब हमारे पास पेल्विस यूरेटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रिक्शन अपेयर होती है। जैसे हमने एसोफेगस में पढ़ा था कि एसोफेगस में भी कंस्ट्रिक्शंस होती हैं जब वो ऊपर से आ रही होती है, फिर जब वो नीचे हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकस से कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर है ना जब एओर्टिक आर्च आता है वहाँ से कंस्ट्रिक्शन होती है, और फिर जब वो एसोफेजल हाइटस में जा रहा होता है तब कंस्ट्रिक्शन होती है। तो एसोफेगस की 4 कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसी तरीके से जो पेल्विक ये यूरेटर है इसकी 3 कंस्ट्रिक्शन होती हैं। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन पे कंस्ट्रिक्शन, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग इट्स कोर्स हमारे पास एओर्टा जो है वो डिवाइड होती है कॉमन इलियक वेन्स के अंदर, कॉमन इलियक आर्टरीज के अंदर। कॉमन इलियक आर्टरीज के अंदर हमारे पास एओर्टा जो है वो डिवाइड होती है। तो ये हमारे पास डिवाइड होती है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ यूरेटर, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो हमारे पास फिर डिवाइड होती है एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ यूरेटर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है? यूरेटर को एक कंस्ट्रिक्शन मिलती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंस्ट्रिक्शन जब ये हमारे पास ब्लैडर में एंटर हो रहा होता है, जब ये हमारे पास यूरेटर जो है ब्लैडर में एंटर हो रहा होता है, ये तीसरी कंस्ट्रिक्शन है। इस कंस्ट्रिक्शन का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो खैर नहीं है, नुकसान है। वो नुकसान ये है कि अगर हमारे पास वो यूरेट्रिक स्टोन्स हो जाते हैं, कैल्कुलाई जिसको हम कहते हैं, जो एक्जेलो एसिटेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के स्टोन्स होते हैं, वो अगर हमारे पास आ रहे होते हैं तो वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। लाइक अगर कोई बड़ा पत्थर बन गया है तो वो यहाँ पे आके फंस जाएगा। अगर यहाँ से क्रॉस हो चुका है तो वो यहाँ पर आके फंसेगा। अगर यहाँ से क्रॉस हो चुका है तो वो यहाँ पर आके फंसेगा। सो इट इज़ द साइट्स वेयर यूरेट्रिक स्टोन्स गेट्स लॉस्ट, ठीक हो गया। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है हमारे पास यूरेटर की, वो ये है कि भाई इसकी कोई अपनी ज़ाती पर्सनल कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। इसकी अपनी पर्सनल या अपनी ज़ाती कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। ये मोहताज है, मिस्कीन बंदा है। हर जो उसके साइड में आ रहा था वो बंदा उसको कुछ ना कुछ अपनी ब्रांचेस डोनेट कर देता है। अब जैसे सबसे पहले कहाँ से निकल रहा है? किडनी से। तो रीनल आर्टरी बोलती है भाई मेरे पास से कोई 1-2 ब्रांचेस ले जाए। तो सबसे इसकी जो सुपीरियर सरफेस की जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो रीनल आर्टरी की 1-2 ब्रांचेस आ जाती हैं। फिर ड्यूरिंग इट्स कोर्स ये हमारे पास क्या होता है कि इसके हमारे पास वी कैन से मीडियल एस्पेक्ट पे हमारे पास ये गोनेडल वेसल रन कर रही होती है। हमारे पास क्या रन कर रही होती है? गोनेडल वेसल, यानी कि गोनेडल आर्टरी। तो वो बोलती है बेचारी भिखारी जा रहा है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है मिडिल एरिया पे, तो इसके मिडिल एरिया पे ब्लड सप्लाई दे देती है, ठीक हो गया। फिर जब ये अपने इख्तितामी पॉइंट पे जा रहा होता है तो जहाँ पे कॉमन इलियक जो है वो डिवाइड हो रही होती है, वो बोलती है जहाँ मैं इसको कंस्ट्रिक्शन दे रही हूँ वहाँ मैं 1-2 ब्लड सप्लाई भी दे देती हूँ। तो वो इसके ये अपना लोअर एंड पे इसको ब्लड सप्लाई दे देती है। फिर जब ये हमारे पास ब्लैडर की साइड जा रहा होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कॉमन इलियक डिवाइड हुई होती है एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक के अंदर। तो उस पेरिनियम वाले एरिया के अंदर जो हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी से जो पोडेंटल वेसल्स निकल रही होती हैं और जो पेरिनियल आर्टरीज जो निकल रही होती हैं वो बोलती हैं कि मेहमान हमारे मोहल्ले में आया है, इसको भी हम कुछ ब्रांचेस दे देते हैं। तो इसके लोअर एंड पे इंटरनल इलियक से ब्रांचेस मिल जाती हैं, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट जो है वो यूरेटर का, वो ये इंपॉर्टेंट है कि यूरेटर का पेन, भाई गॉल स्टोन लॉज हो गया, पेन जो है यानी कि सेंसेशन जो है वो कौन सी वो हमारे पास नर्व सप्लाई या नर्व फाइबर्स लेकर जाते हैं। तो वो ये याद रख लेना T12 और है ना T10 और T10 से लेके T12 और L1 तक के जो फाइबर्स होंगे, ठीक है। T10 से लेके T12 और L1 के जो फाइबर्स होंगे वो सेंसेशन लेके जाएंगे, ठीक है। और वो सेंसेशन किसके अंदर लेके जाएंगे? वो स्प्लेनिक नर्व्स के अंदर हमारे पास लेकर चले जाएंगे। यहाँ से सेंसेशन पकड़ी, सेंसेशन पकड़ के कहाँ पे जाएंगे? रीनल प्लेक्सिस में पहले जाएंगे, सेंसेशन पकड़ ली, ठीक है। अभी कहाँ पे जाएंगे? ये पहले कोशिश करेंगे रीनल प्लेक्सिस में वहाँ चले जाएँ, नहीं पहुँच सके तो ये लोग सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस में जाएंगे, फिर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस रीनल प्लेक्सिस में जाएगा, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ सीलियक प्लेक्सिस में जाएंगे, सीलियक प्लेक्सिस से फिर ये हमारे पास
पास लीस्ट स्प्लेक्निक नर्व्स में जाएंगे, लीस्ट स्प्लेक्निक नर्व से फिर ये हमारे पास चले जाएंगे, अल्लाह आपको उन्हीं की दे, हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में। फिर सिंपैथेटिक चेन में जो हमारे पास सेंसरी फाइबर्स अब इस स्प्लेक्निक नर्व्स के थ्रू पहुँचे, वो देखेंगे कि भाई T10 वाला फाइबर अपने उसमें जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट में, T12 का अपने में, T11 का अपने में, L1 का अपने में। वहाँ से फिर सेंसेशन फिर ब्रेन में जाएगी और फिर हमें पता पड़ेगा कि बाबा गॉल ये यूरेटर स्टोन आ चुका है।